तो नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो बेहद ही अफसोसजनक है, बेहद ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल कहानी पर आए उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान के झुंझुनू की। झुंझुनू में एक जगह लगती है भालौठ। भालौठ में ही एक परिवार रहता है, भानाराम का परिवार। भानाराम पेशे से पोस्टमास्टर रहते हैं। जिस भालौठ गांव में वह पोस्टमास्टर रहते हैं, उसी गांव के पास में एक परिवार में उनका उठना बैठना था। अक्सर कर वहां आते जाते थे। उसी दौरान उन्हें उस गांव में एक लड़की पसंद आती है। लड़की का नाम मंजू रहता है। अब भानाराम के एक इकलौता पुत्र भी रहता है जो बेहद पढ़ा लिखा रहता है। भानाराम की माँ रहती नहीं है, उनकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। अब भानाराम सोचते हैं कि क्यों ना इस खूबसूरत लड़की से, मंजू से, जो कि बेहद पढ़ी लिखी रहती है, इस लड़की से अपने बेटे की शादी कर दें। अब उस परिवार में मंजू के पिता से वह बातचीत करने लगते हैं और गांव के काफ़ी चर्चित और सम्मानित व्यक्ति रहते हैं पोस्टमास्टर साहब। अब पोस्टमास्टर साहब की बात भला कैसे मंजू के पिता टाल सकते थे। लड़की की शादी की बातचीत आगे बढ़ती है तो जो लड़की के पिता रहते हैं, मंजू के पिता, वह कहते हैं कि भाई लड़की आपको पसंद है, हम लड़के को भी देखना चाहते हैं और लड़की से भी मिलवाना चाहते हैं। अब एक दिन लड़के को भी बुलाया जाता है। लड़के को भी मंजू भी पसंद करती है और जो परिवार वाले रहते हैं मंजू के, वो भी पसंद करते हैं। लड़का बेहद हैंडसम रहता है, बेहद पढ़ा लिखा रहता है। दोनों की जोड़ी दोनों परिवार को काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब बातचीत आगे बढ़ती है। पोस्टमास्टर साहब भानाराम को अब कुछ पैसे भी चाहिए थे, दहेज भी चाहिए थे। बातचीत जब आगे बढ़ती है तो मंजू के पिता कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो मैंने बेटी के नाम से जमा किया है वही मैं दे सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दहेज देने के लायक नहीं हूँ, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बेटी को पढ़ाने लिखाने में सारे पैसे खर्च हो गए। उनकी भी इकलौती बेटी रहती है मंजू। अब भानाराम को लगता है कि कहीं दहेज के चक्कर में शादी ना कट जाए। अब भानाराम कहते हैं कि ठीक है, आप 1 रुपये दहेज मत दीजिएगा, बस अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाकर विदा कर दीजिए। अब कुछ दिनों बाद शादी फिक्स होती है। मंजू और भानाराम के बेटे की शादी हो जाती है। अब उसे लेकर वह अपने गांव झुंझुनू के पास में ही उसका गांव रहता है, वहीं वह रहने लगता है। अब इधर करीब 4-5 साल हो जाते हैं। पोस्टमास्टर साहब भी रिटायर होकर अपने गांव चले जाते हैं। अब जैसे ही गांव जाते हैं, कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटे से झगड़े होने लगते हैं। पत्नी का भी झगड़ा होने लगता है। मंजू चाहती थी कि उसका पति बाहर कहीं कमाने के लिए जाए और इसी बात को लेकर भानाराम भी, जो मंजू के ससुर रहते हैं, कहते हैं कि देखो मेरे पैसे पर कब तक तुम ऐश करोगे, कुछ ही दिनों का मैं मेहमान हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तुम अपनी जिंदगी खुद संवारो। और अब तो तुम्हारा परिवार भी हो चुका है, तुम्हारी पत्नी है, अब उसकी खुशियों के लिए तुम्हें बाहर जाकर कमाना चाहिए। अब लड़का परेशान होता है। परेशान होने के बाद किसी से बातचीत करता है। बातचीत कर वह हरियाणा कमाने के लिए चला जाता है। कुछ साल और गुजरते हैं। इसी बीच जो मंजू रहती वो अपने ससुर भानाराम के साथ ही रहती थी। अब पोस्टमास्टर साहब भी रिटायर हो चुके थे, पेंशन से गुजारा चल रहा था और कुछ पैसे जो वह जमा करके रखे थे, अब धीरे धीरे जब भी मंजू को जरूरत पड़ती थी तो अपने ससुर से, भानाराम से कहकर 1-1 रुपये बैंक से निकलवा लेती थी और अपना काम करती थी। और रोजाना घूमने के लिए वह मार्केट भी जाया करती थी। रोज अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया करती थी। अब भानाराम एक दिन जब कमरे में रहते हैं तो मंजू उनके कमरे में जाती है और कहती है, ससुर जी आज मुझे कुछ और पैसे की ज़रूरत है, मुझे आज मंदिर जाना है और रात को उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, मंदिर जाकर पूजा पाठ कराना है। अब ससुर जी उसे कुछ पैसे देते हैं और वह मंदिर जाती है, पंडित जी से मिलती है, पूजा पाठ कराती है। उसके बाद वो घर चली आती है। अब इधर फिर से उस
मंजू का पति घर आता है करीब 5-6 महीने बाद। अब मंजू से उसकी फिर से आए दिन झगड़ा होने लगता है और वह पत्नी से अपने परेशान होकर फिर से अपने नौकरी पर चला जाता है। और इधर ससुर जी घर पर अकेले रहते, मंजू अकेली रहती है। एक दिन ससुर जी जब कमरे में रहते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है तो वह मंजू को बुलाते हैं। मंजू जाती है, उनके सर पर तेल मालिश वगैरह करती है और बातचीत करते करते ससुर जी कहते हैं, देखो मेरे पास जो भी पैसे बचे हैं, जो भी संपत्ति है, मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरी जो भी खुशियां हैं, जो भी मुझे चाहिए वह तुम्हें पूरा करना होगा। वह पूछती है कैसी खुशियां, तो वह उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं और मंजू सब कुछ समझ जाती है और धीरे धीरे अपने ससुर से बात करते करते अब ससुर की बाहों में चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ, ससुर और बहू, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब आए दिन यह सिलसिला शुरू हो चुका था। जब भी मन करता था मंजू अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और कुछ पैसा ससुर से लेकर अपना काम किया करती थी। अब इसी बीच फिर से एक दिन उसका पति आ जाता है और पति देखता है कि उसकी पत्नी उसके पिता के कमरे में है। देर रात 10-11 बज रहे थे। वो अपनी पत्नी को बुलाता है और उसे झगड़े करने लगता है। कहता है, तुम मेरे पिता के साथ कमरे में क्या कर रही थी? मंजू कहती है, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनके सर पर मालिश कर रही थी। अब यह बात सुनकर उसका पति कुछ सोचने लगता है। सोचने के बाद फिर अपने कमरे में जाता है। मंजू भी उसके साथ जाती है। पूरी रात अपने पति के साथ रहती है। मात्र पति को 2 से 3 दिन आए हुए थे। फिर से वह झगड़ा करने लगती है और अपने पति को फिर से नौकरी पर भेज देती है। अब उसका पति नौकरी पर चला जाता है। अब वह घर आने का नाम ही नहीं लेता। पत्नी फ़ोन भी करती तो वह फ़ोन पे बातें भी नहीं करता और घर आने की कोशिश भी नहीं करता। कई साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे फिर से मंजू को सपने आने शुरू होते हैं। उसको रात में बुरे बुरे सपने दिखाई देते थे। अब वो अपने ससुर से कहती है तो ससुर कहता है कि तुम मेरे पास सोया करो, सारे सपने दूर हो जाएंगे। अब वो अपने ससुर के साथ ही लिव इन रिलेशन में एक तरह से कहा जाए तो उसके साथ रहने लगती। जब भी ससुर का मन करता उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता, उसके साथ घूमने के लिए जाता। इसी बीच एक दिन उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा तांत्रिक जिसका नाम मान सिंह है, मान सिंह हरियाणा नारनौल में रहता था। वो एक दिन उसके गांव के पास ही, जहां पहले पोस्टमास्टर साहब अपनी ड्यूटी दिया करते थे, भालौट में, वहां वो आया हुआ था। जैसे ही लड़की को पता चलता है वो अपने ससुर को लेकर उसके पास जाती है। बातचीत करती है और बताती है कि उसे रात में बुरे बुरे सपने आते हैं और उन सपनों से वह बेहद डर जाती है। अब मान सिंह उसका इलाज करते हैं और वहीं पर लड़की को रोक लेते हैं। ससुर भी साथ में रहता है और रात में बातचीत होती है तो लड़की मंजू उससे पूछती है कि आखिर आपने इतनी तंत्र मंत्र की जो विद्या है वह कहाँ से पाई है? मान सिंह बताता है कि वह पहले बनारस के मणिकर्णिका घाट पर साधना किया करता था। वहां कई वर्षों तक उसने साधना की और जब तप के बल पर उसने एक ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी जिससे वह आसपास गड़े हुए कहीं भी सोने रखे होंगे वह उसको पता चल जाता है और वह उन सोनों को निकालकर सोने का व्यापार भी करता है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर लड़की पूछती है, जब इतने पैसे हैं तो आप ये तांत्रिक विद्या क्यों करते हैं, यह सब क्यों करते हैं, झाड़ फूक जो भी है? मान सिंह कहता है, यह मेरा शौक है, मैं लोगों का दुख दूर करता हूँ और इससे मुझे सुकून मिलता है। और आसपास जब घूमता रहता हूँ तो किस गांव में कितना सोना रखा हुआ है, गड़ा हुआ है, यह मुझे पता चल जाता है और मैं उन सोनों को निकाल कर उसका व्यापार करता हूँ। अब लड़की बहुत इंप्रेस होती है बाबा से, तांत्रिक बाबा से, और खुश होकर उनसे बातचीत करने लगती है। इसी बीच दोनों की बातचीत इस कदर हो जाती है कि जो तांत्रिक रहता है वह भी मंजू को पसंद करने लगता है और मंजू भी तांत्रिक को पसंद करने लगती है। अब अगले दिन सुबह होती है तो वह अपने ससुर के साथ घर चली जाती है। साथ में तांत्रिक का नंबर भी उसे मिल जाता है और वह घर चली जाती है। घर आने के बाद वह तांत्रिक से घंटों घंटों बातें किया करती थी। बातें करते करते अब उसे तांत्रिक से मोहब्बत हो जाती है और तांत्रिक का भी दिल मंजू पर आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बात किया करते हैं। एक दिन रात में जब मंजू बातें कर रही थी तो उसका ससुर भानाराम उसे बुलाता है, लेकिन वह सुनती नहीं है।
भानाराम को शक होता है। वह जाकर उसके कमरे के पास कान लगाकर सुनता है तो अजीब अजीब वह बातें कर रही थी। इस पर भानाराम गुस्सा होता है और कहता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। तो वह कहती है कि मैं तांत्रिक से बातें कर रही थी, मुझे डर लग रहा था, तो वह कुछ विद्या सिखा रहे थे। अब जैसे ही भानाराम को यह पता चलता है कि वह तांत्रिक से बातें कर रही है तो वह समझ जाता है कि उसकी बहू उसके हाथ से निकल रही है। अब वह कहीं ना कहीं तांत्रिक को चाहने लगी है, उससे बात करने लगी है। अब धीरे धीरे एक दिन फिर वह अपने ससुर से कहती है कि आज मैं तांत्रिक के पास, जहाँ वह रहता है, करनौल जा रही हूँ, नारनौल जा रही हूँ, हरियाणा के नारनौल में जहाँ वह रहता था। अब वह उसके पास जाती है और 2 दिनों तक उसके साथ रहती है। इस बीच एक दिन जब सारी भीड़ खत्म हो जाती है तो तांत्रिक मान सिंह मंजू को अपने कमरे में ले जाता है, उसके साथ तांत्रिक विद्या पढ़ता है, उसे थोड़े बहुत सोने के सिक्के वगैरह दिखाता है, कुछ पैसे दिखाता है। और इस पर वह और मोहित हो जाती है और वह उसके साथ उस रात रुकती है और रुककर उसके साथ वह प्यार का इजहार करती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ रहना पसंद करने लगते हैं। लेकिन अब इधर पति भी था और इधर ससुर भी था। अब दोनों को छोड़कर वह अकेले कैसे मान सिंह के साथ रह सकती थी। अब वह क्या करती है कि मान सिंह तांत्रिक को कहती है कि एक काम करो कि तुम मेरे गांव के ही पास में आ जाओ, वहीं मैं एक किराए का कमरा ले लेती हूँ, वहीं तुम रहना, तुम्हारे पास तो पैसों की भी कमी नहीं है। अब लड़की मान सिंह से मिलने के बाद अब घर जाती है और अपने ससुर के पास रहती है। ससुर जब पूछता है कि क्या हुआ, तांत्रिक ने कुछ बताया, मंजू कहती है तांत्रिक ने सारी बीमारियों का हल निकाल लिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ पूजा पाठ है जो तुम्हारे घर आकर मैं करूंगा। इसके लिए वह यही हमारे शहर में ही आने वाले हैं। अब शहर में एक किराए का मकान लेती है मंजू, उसमें मान सिंह तांत्रिक आकर रहने लगता है। अब आए दिन मंजू घर से सुबह निकलती थी और जाकर तांत्रिक के पास पूरे दिन रहती थी और शाम होते ही घर आ जाती थी। अब एक दिन रात को उसका ससुर बुलाता है और कहता है कि आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लड़की कहती है कि मुझे 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, कुछ काम है, मुझे तांत्रिक को देना है। ससुर मना कर देता है तो लड़की भी मना करती है उसके पास सोने के और उसकी बहू जाकर अलग कमरे में सो जाती है। अगले दिन जब वह तांत्रिक के पास पहुंचती है तो तांत्रिक उसे बताता है कि तुम्हारे घर के पास सोने का भंडार गड़ा हुआ है जो पुरखों पुरनियों का है। मेरी तंत्र विद्या की विद्या ने कल रात मुझे बताया कि इस गांव में सोने का भंडार है और कई लाख करोड़ों का सोना गड़ा हुआ है जिससे हम दोनों जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। अब लड़की खुश हो जाती है और उसे वह अपने प्रेम जाल में और तंत्र मंत्र की विद्या में फंसाता है। लेकिन उससे वह कहता है कि मैं सारे पैसे तो करनौल नारनौल में छोड़ आया हूँ, एक काम करो कि मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए तुम कहीं से ला करके दो, फिर मैं कुछ बात आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि खुदाई के लिए पैसे भी चाहिए। वो अपने ससुर के पास जाती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ ही दिनों में लौटा दूंगी। अब ससुर को लगता है कि ये पैसे कहाँ से लौटाएगी। अब पूरी रात ससुर से वह जिद करने लगती है। ससुर कहता है कि ठीक है, आज रात तुम मेरे पास रहो, मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब पूरी रात वह ससुर के साथ गुजारती है। सुबह तांत्रिक के पास पहुंचती है तो कहती है कि पैसे का व्यवस्था हो गई है, बहुत जल्द मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगी। फिर वह तांत्रिक के साथ पूरे दिन भर एक कमरे में दोनों एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। फिर से तांत्रिक फायदा उठाता है और लड़की मंजू को अपने गहने सोने दिखाकर फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते भी थे। कुछ समय और गुजरता है। अब तांत्रिक उसे बताता है कि आज वह तुम्हारे घर आएगा। अब वो लड़की के घर जाता है और घर जाने के बाद उसके घर में कुछ झाड़ फूक करता है और फिर से ससुर को कुछ खिलाता है और ससुर जब बेहोश हो जाता है तो वह उसके घर में ही, लड़की के घर में मंजू के साथ ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वहां से वह चला जाता है। अगले दिन फिर मंजू अपने ससुर को बताकर कि वह तांत्रिक के पास जाती है और वहां से वह तांत्रिक के साथ मार्केट में जाती है, घूमती है। घूमने के बाद अपने
एक गाड़ी से तांत्रिक उसे लेकर उसके घर आता है छोड़ने के लिए। अब ससुर को अच्छा नहीं लगता है। ससुर कहता है कि देखो, यह जो तुम कर रही हो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, यह अच्छा नहीं है। तांत्रिक के बहकावे में आकर तुम अपने परिवार को बर्बाद कर रही हो। सारे पैसे उसे दोगी और वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। तभी मंजू कहती है कि जो भी हो वह मुझे पसंद है। वह अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से मेरी सारी बीमारियों को दूर कर रहा है और मेरे घर में जो भी समृद्धि रुकी हुई है उसको वह आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत जल्द वो पैसे मुझे मिलने वाले हैं। और हमारे गांव में सोने का भंडार भी है, वो भी हमें मिलने वाला है। अब इस बीच वह ससुर से बातचीत करती है तो ससुर कहता है कि मैं सारी बात अब तुम्हारे बेटे को, अपने बेटे को बता कर रहूंगा, वरना तुम सुधर जाओ। अब लड़की गुस्सा होती है और गुस्सा होकर उस रात तो सो जाती है। अगले दिन फिर वह तांत्रिक के पास जाती है, तांत्रिक से बातचीत करती है और वहीं वह रुक जाती है। ससुर का फोन जाता है तो वह बताती है अपने ससुर भानाराम को कि आज रात वह तांत्रिक के पास ही रहेगी। कुछ तंत्र मांत्रिक जो भी पूजा पाठ है आज तांत्रिक करने वाला है। आज उसकी आखिरी पूजा है, इसके बाद तांत्रिक जी यहां से जाने वाले हैं। बातचीत होती है। तभी फिर से अगले दिन जब ससुर फोन करता है कि आज तो तुम घर आओगी, लेकिन इसी बीच मंजू कहती है कि आज भी मैं घर नहीं आ पाऊंगी। तभी करीब 31 मार्च 2024 की रात 11 बज रहे थे। इसी बीच भानाराम पोस्टमास्टर साहब को कुछ व्यक्ति बाहर बुलाते हैं और जब वह रात को, जब सभी लोग आसपास सो रहे थे, सन्नाटा था, वह बाहर निकलकर जाता है कि आखिर कौन उसे बुला रहा है। तभी कुछ लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं और पास सड़क के किनारे एक छोटे से सुनसान जगह पर, जंगल के पास, उसे कई गोलियां मारते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे लोग गोलियों की आवाज़ सुनते हैं वह सन्न रह जाते हैं। घर से बाहर निकल कर देखते हैं भाई आखिर गोलियां कहाँ चली है। वह जाकर देखते हैं कि पोस्टमास्टर भानाराम लहूलुहान पड़ा हुआ है और अपराधी भाग चुके हैं। फौरन ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, देखती है कि पोस्टमास्टर साहब की मौत हो चुकी है, कई गोलियां लगी हैं। अब पोस्टमास्टर साहब की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम होता है तो करीब 5 से 6 गोलियां उसे लगी थी। कान कटे हुए थे, उंगलियां भी कूच दी गई थी, नाक और आंख फूटी हुई पड़ी थी। मतलब बुरी तरह से उसका कत्ल किया गया था। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। उसकी बहू भी साथ आ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है मंजू को कि उसके ससुर का कत्ल कर दिया गया है, वो भागते हुए तांत्रिक के साथ आती है और फिर तांत्रिक उसे छोड़कर चला जाता है और वह मंजू का रो रो कर बुरा हाल रहता है। इसी बीच उसके पति को फोन किया जाता है, उसका पति भी आता है। बातचीत होती है तो पता चलता है कि कुछ रोज पहले भानाराम पोस्टमास्टर की आसपास के एक दुकान में एक दुकानदार से झगड़ा हुआ था। तो दुकानदार ने धमकी भी दी। अब पुलिस दुकानदार से पूछताछ करती है तो दुकानदार बताता है कि देखिए साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल भानाराम पोस्टमास्टर का जो है अपनी ही बहू से करीब 20 साल से शारीरिक संबंध चल रहे हैं और यह सभी लोग जानते हैं और वह आजकल किसी गैर मर्द के साथ घूमती हुई दिखाई देती है। अब पुलिस उसकी बहू मंजू को बुलाती है, पकड़ती है, पकड़कर पूछताछ करती है और पहले मंजू मना करती है कि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि वह तांत्रिक मान सिंह से कई घंटों तक बातें किया करती थी। और जब मान सिंह को बुलाकर पूछताछ किया जाता है, मान सिंह पहले तो फरार रहता है लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है उसकी कॉल ट्रेस करके। और जब उसे पकड़ा जाता है तो एक ऐसा खुलासा वह करता है जिसे सभी हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था एक तांत्रिक ऐसा कर सकता है। दरअसल तांत्रिक के भेष में वह एक अपराधी रहता है। वह उस रात, उससे एक दिन पहले वह बिहार गया था और बिहार में कुछ लोगों से बातचीत किया था, जिसमें औरंगाबाद के जितेंद्र और विजेंद्र 2 भाई रहते हैं। दोनों से बातचीत करता है और करीब 1 लाख रुपए देकर भानाराम की हत्या की प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद वहां से वह 2 शूटरों को, अमित और छोटू को लेकर भालौठ आता है। भालौठ आने के बाद वह रेकी करता है और एक फोटो दिखाकर बताता है कि किसी व्यक्ति की हत्या करनी है, घर भी दिखाता है। और जब वह चला जाता है तो दोनों, छोटू और अमित, उस व्यक्ति को बुलाकर हत्या कर देते हैं। अब पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश देती है, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में। करीब 12 दिन बाद पुलिस को, यानी कि 12 अप्रैल को शाम करीब 5 बजे
दोनों अपराधी बिहार से पकड़े जाते हैं। अब पुलिस छोटू और अमित दोनों ही शूटरों को पकड़ने के बाद मंजू और जो तांत्रिक रहता है मान सिंह, दोनों को पहले ही जेल भेज चुकी थी पोस्टमास्टर के हत्या के जुर्म में, और इन दोनों को भी जेल भेज देती है। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें संजीत कुमार बिहार के रहने वाले हैं, मंशूर आलम भाई हैं, सुनील चौधरी जी हैं, बीकानेर सेंट्रल जेल बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं, राकेश रावत हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं, राहुल सिंह है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों को, जो भी जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए आए हैं, उनसे फिर से मैं अपील करूंगा कि अगर कहानी आप सभी साथियों को अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।